यूक्रेन को लेकर अब पुतिन सबसे बड़ा फैसला ले सकते हैं। 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन में ऐसी जगहों पर हमले किए हैं जो जेलेंस्की की दुखती रग कहे जाते हैं। पुतिन अब यूक्रेन से क्या चाहते हैं, यह डिमांड उन्होंने एक बार फिर दोहराई है, लेकिन साथ में यह भी कहा है कि बातचीत का मकसद 100% जीत है। यह रिपोर्ट देखिए। Внимание, расчет. Подготовить совместное действие. Есть подготовить совместное действие. Внимание, пуск. Есть пуск. यूक्रेन में ये आग बता रही है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। खार्किव को जलाकर रूस का अगला टारगेट कौन बनने जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। कैपिटल कीव के बाद जेलेंस्की के सबसे अहम शहर खार्किव का ये हाल किया है रशियन मिसाइल और ड्रोन ने। परमाणु बेस पर हमले के बाद यूक्रेन पर रहम के लिए अब पुतिन के दिल में कोई जगह नहीं है। खार्किव पर 9 ड्रोन और 2 मिसाइल दागी गईं और देखिए क्या हाल हुआ। हर तरफ आग और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन यह आग इसलिए नहीं बुझ रही क्योंकि 3.25 साल के युद्ध में शोलों की तादाद बढ़ती जा रही है। पुतिन ने 3 शहरों को टारगेट बनाया, खार्किव, सुमी और ओदेसा। एक ही रात में करीब 100 ड्रोन से अटैक किया गया। यूक्रेन का दावा है कि 36 ड्रोन गिरा दिए गए, 25 जाम कर दिए गए, लेकिन बाकी अपने टारगेट पर जाकर फटे। यहां पड़ा है वही शाहिद ड्रोन जो रूस ने ईरान से मंगाया है। इसके एयरफ्रेम के कई हिस्से बरामद हुए हैं। इसके मोपेड वाले इंजन के टुकड़े भी देखे जा सकते हैं। इस ड्रोन की लाश सबूत है कि रूस इस युद्ध में अकेला नहीं है और यही ताकत है जिसके बल पर पुतिन के कमांडर अब युद्ध 3 गुना तेज करने वाले हैं। रूस में सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव, जो रूस के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन से बातचीत का बस एक मकसद है, संपूर्ण जीत और यूक्रेन में नाजीवाद हुकूमत की 100% तबाही। पुतिन के इन इरादों को टक्कर देने के लिए यूरोप में नई कोशिश शुरू हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इटली का दौरा किया है। यहां प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से उनकी मुलाकात हुई और दोनों के बीच यूक्रेन को लेकर काफी देर तक बात हुई। यानी पुतिन के खिलाफ यूरोप में लगातार सीक्रेट मीटिंग हो रही है और बहुत ही गोपनीय प्लान तैयार हो रहे हैं। जबकि दूसरा सच यह है कि पुतिन ने परमाणु बेस पर हुए हमलों के बाद अपने एटम बम वाली फोर्स को एक्टिव कर दिया है। रूस के मिसाइल बेड़े में ऐसे ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो पेरिस से लेकर रोम और लंदन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक सब कुछ पिघला सकते हैं। यूक्रेन के सरेंडर के लिए पुतिन की 4 डिमांड है। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपने पूर्वी इलाकों को खाली कर दे, वहां से पीछे हट जाए। दूसरी मांग कि यूक्रेन निष्पक्ष हो जाए, यूक्रेन की सेना की तादाद सीमित रहे, और चौथी डिमांड कि यूक्रेन में चुनाव हो, नई सरकार बने। रूस का अभी यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा है। इसमें डोनेस्क है, लुहांस्क है, ज़ैपोरिज़िया है और खैरसोन तक का इलाका है। यानी पूरे पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त पुतिन की आर्मी का कंट्रोल है। क्राइमिया को मिलाकर यह यूक्रेन का करीब 20% हिस्सा है जिसे पुतिन नहीं छोड़ेंगे। ये यूक्रेन पर उनके हमले बता रहे हैं। रूस की सेना इस वक्त 1000 किलोमीटर के मोर्चे पर यूक्रेन के साथ लड़ रही है।
इसलिए सूमे और खार्किव का मोर्चा कब ढह जाएगा, इसका डर यूक्रेन की मिलिट्री लीडरशिप में ऊपर तक फैला हुआ है। जेलेंस्की को घेरने के लिए रूस ने 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात करने की तैयारी कर ली है। यह खबर यूक्रेन के सूत्रों से पता चली है। इसमें 15 इन्फेंट्री डिवीजन है, एक डिवीजन में 10,000 सैनिक होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो साफ है कि पुतिन सीज फायर नहीं, अब यूक्रेन पर डबल फायर करना चाहते हैं। Прибыли почти 175 тысяч военнослужащих, если говорить о тех итогах, которые мы в настоящий момент имеем. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты более 14 тысяч человек. पुतिन बार बार बता रहे हैं कि उनके गुस्से में जेलेंस्की के लिए रहम की कोई जगह नहीं। पुतिन का सिर्फ एक मकसद है, नेटो का सरेंडर और यूक्रेन के टुकड़े। इसलिए पुतिन के लगातार हमलों ने अब और तेजी से यूक्रेन को जलाना शुरू कर दिया है। मई 2025 के बाद जून महीने की शुरुआत भी बहुत खतरनाक हुई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुतिन का इरादा अब यूक्रेन की फौज को पूरी तरह खत्म करना है। फिलहाल जेलेंस्की के पास जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने पूरी कर दी है। रूस के परमाणु बेस पर हमला करके उन्होंने अपनी फौज के झुके हुए कंधों को उठा दिया है। लेकिन अब बारी पुतिन की है और उनका गुस्सा बता रहा है कि यूक्रेन को रूस से बचाना अब नामुमकिन होगा। न्यूज 18 के हाथ एक अहम दस्तावेज लगा है जिससे यह पता चलता है कि कर्नाटक सरकार पहले से ही आरसीबी की जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, जबकि भगदड़ के बाद दावा किया जा रहा था कि सरकार ने जश्न को लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। सब कुछ अचानक हुआ। बेंगलुरु में भगदड़ मची। एक आयोजन हुआ जिसमें अव्यवस्था का आलम दिखा और जरूरत से बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच गई, जिसके बाद भगदड़ मची और भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, मगर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। सरकार ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था, बीसीसीआई ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था, पुलिस ने कहा हमने आयोजन टालने के लिए कहा था। आखिर मौतों का जिम्मेदार कौन? विपक्ष भी यही सवाल पूछ रहा है कि लोग तो मारे गए हैं, और अगर भगदड़ हुई और लाखों की भीड़ उस स्टेडियम तक पहुंच गई जहां की क्षमता महज 35,000 लोगों की थी, तो सवाल तो सरकार पर उठेंगे ही। पूरी कैबिनेट स्टेडियम के अंदर मौजूद थी, सीएम, डिप्टी सीएम और बाकी मंत्री, यहां तक कि गवर्नर भी स्टेडियम में मौजूद थे, तो सवाल तो सरकार पर उठेंगे ही। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि जिम्मेदार कौन है, सवाल ये भी है कि क्या संवेदना ही नहीं रही कि बाहर लोग मरते रहे और स्टेडियम के अंदर सरकार के मंत्रियों के साथ जश्न जारी रहा। क्या संवेदना ही नहीं रही कि मान लिया जाए कि हाँ, कहीं ना कहीं व्यवस्था की गलती रही। We didn't make a request to the RCB or the KSCA. They organized this. I just said only at the Vidhana Saudha nothing happened, fortunately, and it is unfortunate. This incident has happened. I feel very sorry for it. 11 innocent lives have been lost. I pray the Almighty to give strength, to the families. Government also is with them. We have given a compensation. Of course, compensation is not an answer. But then again, we have to, as government, we have to do that. CNN न्यूज 18 के हाथ एक अहम दस्तावेज लगा है, जिससे ये पता चलता है कि कर्नाटक सरकार पहले से ही आरसीबी की जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, जबकि भगदड़ के बाद दावा किया जा रहा था कि सरकार ने जश्न को लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। सब कुछ अचानक हुआ।
ये एक पत्र है जिसे प्रशासनिक सुधार विभाग के उप सचिव ने कर्नाटक के डीजीपी को 3 जून को लिखा था। 3 जून को ही आईपीएल का फाइनल मैच हुआ था और उससे पहले ये लेटर लिखा गया और पुलिस से राय मांगी गई थी कि अगर आरसीबी जीतती है तो विधानसभा की सीढ़ियों पर सम्मान समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है और उसके लिए अनुमति दी जाए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस कार्यक्रम को लेकर सहमति नहीं दी थी। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इतना हो हल्ला होने के बाद सरकार की तरफ से एक मंत्री ने कम से कम ये माना कि हाँ, गलती हुई है। We did all the best we could. We were unable to manage the crowd. The Chief Minister of Karnataka, the Deputy Chief Minister and the Home Minister have already spoken about this. We have owned up responsibility and we'll take corrective measures for the same. बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद हुए जश्न के दौरान मची भगदड़ पर न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलिस का दावा है कि एक दिन पहले तक सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन अगली सुबह पूरी व्यवस्था इसलिए बिगड़ गई क्योंकि विजय जुलूस का ऐलान किया गया और साथ ही फ्री पास की बात कही गई। बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर जो दुर्घटना घटी, जो भगदड़ घटी, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन हो ही रही है। इसके साथ साथ न्यूज़ 18 अपने पुलिस के सूत्रों से ये पता चल रहा है कि पुलिस अभी ये इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जो फ्रेंचाइज है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या आरसीबी, क्या उनका सबसे बड़ा इसमें महत्व है, रोल है, क्योंकि उनका कहना है कि पूरी आईपीएल जीतने के बाद जो विक्ट्री की प्रोसेशन या जुलूस निकलनी थी वो डिसीजन हुआ था रातों रात। सियासत जारी है और भगदड़ की इस घटना को महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना से जोड़कर कर्नाटक सरकार जैसे ये जताने की कोशिश कर रही है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं। किसी की जिम्मेदारी अब तक तय नहीं की गई है और न ही कोई मुकम्मल एक्शन हुआ है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, जिससे उम्मीद जगी है कि जो लोग मारे गए उन्हें इंसाफ मिलेगा। कोटा में बुलेट पटाखा गैंग एक्टिव है। देर रात मोहल्ले की गलियों में घूमते इस गैंग ने लोगों की नींद हराम कर रखी है। हर कोई इनसे परेशान है, लेकिन प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बुलेट गैंग का संग्राम, नींद हराम। शोर की मार, परेशान हर परिवार। बम वाला साइलेंसर, खौफ का मंजर। साइलेंसर फेल, धमाकेदार खेल। सोचिए, आप चैन की नींद सो रहे हैं, तभी आपकी गली में एक के बाद एक धमाके होने लगे और आपको पता चले कि ये धमाके किसी बम से नहीं बल्कि बुलेट बाइक के साइलेंसर से हो रहे हैं। वो भी जानबूझकर इससे गलियों में शोर मचाया जा रहा है। जाहिर है आपकी नींद खराब होगी, साथ ही आपको गुस्सा भी आएगा। कुछ ऐसा ही हर रोज हो रहा है कोटा के नदी पार के इलाके के गलियों में। यहाँ के जो लड़के हैं जो मतलब आवारा मवेशी की तरफ फिरते रहते हैं, वो मतलब यहाँ पे रहने वाले पब्लिक को भी मतलब ध्यान में नहीं रखते हैं और बुलेट गाड़ियों को, पटाखों की आवाज को ऐसे फोड़ते हैं, मतलब किसी की ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इनको इसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले को बहुत परेशानी हो रही है। लाइव तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा बाइकर्स पटाखे फोड़ते हुए गलियों में दौड़ते नजर आ रहे हैं। ये बाइकर्स सिर्फ रफ्तार का खेल नहीं खेल रहे, बल्कि इलाके के शांति को चीरते हुए पटाखों की गूंज और गाड़ियों के कस्टम साइलेंसर की तेज धमाकेदार आवाज से लोगों को डरा भी रहे। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब कोई विरोध करता है तो यह गैंग झगड़े पर उतर आता है। कुछ दिन पहले इसी मोहल्ले में घरों पर पत्थर फेंकने की घटनाएं भी हुई थी। अब यह बाइकर्स गैंग फिर से सक्रिय हो चुका है। एक फील होता है
कि ये आते हैं बाहर तो आवाज करती है बहुत गाड़ियां, तो हम घर से निकल के देखते हैं बाहर की कैसी इतनी आवाज क्यों हो रही है। हम देखते हैं कि कुछ घटना तो नहीं होगी और बच्चों को भी इससे प्रॉब्लम होती है। एक तरफ इन घटनाओं से लोगों की नींद हराम है, दूसरी तरफ प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। अब मांग उठ रही है कि पुलिस इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, वरना कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। हनीमून मनाने मेघालय गए मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ है। हालांकि अभी तक राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने लूटपाट के इरादे से राजा रघुवंशी की हत्या की आशंका जताई है, लेकिन इस केस में शिलांग पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। शिलांग में हनीमून बना हॉरर। मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी की मौत या मर्डर। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी कहां गायब? हनीमून कपल की मर्डर और किडनैपिंग मिस्ट्री। मेघालय के शिलांग में हनीमून कपल के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे टूरिस्टों के जहन में टेरर पैदा हो गया? मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने बेंगलुरु होते हुए मेघालय गए थे, लेकिन खुशी के मौके पर उनके साथ ऐसी खौफनाक वारदात होगी ये सपने में भी नहीं सोचा था। शिलांग में राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी 24 मई से लापता थे और अब आखिरकार मिली तो राजा रघुवंशी की लाश। हालांकि सोनम रघुवंशी कहां हैं, ये अभी भी सवाल की शक्ल लिए हुए है। हम लोग को शक हुआ तो फोन क्यों नहीं लग रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे जब आए थे तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने आवेदन दिया था सोरा पुलिस में। उसके बाद हमारी जांच चालू हो गई थी और आज अपने 15 दिन पूरे हो चुके हैं और आज राजा रघुवंशी की बॉडी हमको समा दी गई है। और अभी सोनम रघुवंशी का उसकी जांच चल रही है। अभी एनडीआरएफ टीम नीचे लगी हुई है। राजा रघुवंशी के परिजनों का कहना है कि दोनों सोने के आभूषण पहने हुए थे, लिहाजा उन्होंने लूटपाट के इरादे से हत्या की आशंका जताई है। हालांकि उन्होंने स्थानीय पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए हैं। हम लोग चाहते हैं इसमें ज्यादा ढीले ना हो। उसके पहले ही जैसे जो एनडीआरएफ टीम लगी है और इस बीच में सीबीआई को बीच में आने से कोई दिक्कत नहीं है। सीबीआई बीच में आएगी कभी तो केस जल्दी सॉल्व होगा। राजा रघुवंशी की आखिरी बातचीत उनकी मां से हुई थी। उसके बाद से पति पत्नी लापता हो गए। राजा रघुवंशी का परिवार सदमे में है। सहन में खौफ कौंध रहा है कि सोनम का क्या हुआ होगा, आखिर वो कहां है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस पूरी वारदात पर दुख जताया है। सवाल कई हैं कि आप मेघालय जाना जान जोखिम में डालना है। पुलिस सोनम रघुवंशी को क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? पुलिस के हाथ आरोपियों तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं पुलिस लोकल लोगों को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ फैलाया है और एक बार फिर से शांति का राग अलापना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है, पाकिस्तान मोदी मिशन से डरा हुआ है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने टेके घुटने। जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता। अब बातचीत के लिए छटपटा रहा है पाकिस्तान। हम टेररिज्म पे बात करने के लिए, एंगेज होने के लिए 100% तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटे पाकिस्तान का कबूलनामा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक स्तर पर घिरे और अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान ने एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ फैलाया है। भीख का कटोरा लेकर पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका के दरबार में है।
ऑपरेशन सिंदूर से घबराए शहबाज शरीफ ने एक बार फिर सीज फायर के लिए ट्रंप के कसीदे पढ़े। साथ ही भारत से बातचीत के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर गिड़गिड़ाए हैं। President Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace. He is a man for promoting peace and beneficial business deals. He's a man who is against escalation. He's a man who is against cold war and hot war. ऑपरेशन सिंदूर पर भले ही भारत में सियासत हो रही हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के सबूत खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिए हैं। भारत में अशांति के लिए आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खौफ में है और अब वो भारत से किसी भी मुद्दे पर बातचीत को छटपटा रहा है। हम टेररिज्म पे बात करने के लिए, एंगेज होने के लिए 100% तैयार हैं। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। एक है कि स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्राजील के ब्रासिलिया में आयोजित 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारतीय संसदीय का नेतृत्व किया। इस दौरान ब्राजील की चैंबर ऑफ डेप्यूटीज अध्यक्ष ह्यूगो मोट्टा के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है। ओम बिरला ने ब्रिक्स की अध्यक्षता और सफल आयोजन के लिए ब्राजील को बधाई दी। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। ओम बिरला ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के समर्थन पर आभार जताया। द्विपक्षीय बैठक में भारत और ब्राजील के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान लोकसभा स्पीकर बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता भी साथ मौजूद रहे।